राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल एक्सटेंशन के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विश्वास जताया कि भारतीय जनता पार्टी आगामी हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजयी होगी और मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में एक रैली के दौरान कहा कि हमने आतंकवाद को उस स्तर तक दफनाने का संकल्प लिया है कि वह फिर न लौट पाए। अभय सिंह चौटाला और गोपाल कांडा की सिरसा के रामनगरिया गांव के पास श्री तारा बाबा की कुटिया में 12 सितंबर को मुलाकात ने हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की पूरी फिजा बदल कर रख दी है। कर्नाटक के मंगलुरु में 2 पूजा स्थलों पर पथराव की घटना सामने आने के बाद सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई। देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम आज अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल से रिहा होने के कुछ दिनों बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अप्रत्याशित घटना से सभी को चौंका दिया। इस ऐलान के बाद भाजपा उन पर एक बार फिर से हमलावर हो गई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल को चुनौती देते हुए बड़े सवाल पूछे हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बादल छाए रहने की संभावना है और शहर में न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। संगम नगरी प्रयागराज में पिछले 3 दिनों से गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाके में घरों में पानी भर गया, जिससे प्रशासन को लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा है। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक नक्सली ठिकाने से आईईडी बनाने में इस्तेमाल आने वाले कई सामान जब्त किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर में चौथे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टर मीट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि ये री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस का चौथा संस्करण है और विश्वास व्यक्त करते हुए पीएम ने कहा कि आने वाले 3 दिनों में यहां ऊर्जा के भविष्य, तकनीकी और नीतियों पर गंभीर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को तीसरा कार्यकाल दिया है। हमारी सरकार को मिले तीसरे टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी आकांक्षाएं हैं। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है कि उनकी आकांक्षाओं को पिछले 10 सालों में जो पंख लगे हैं वो इस तीसरे टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। दुनिया के अनेक देशों से पधारे हुए सभी साथियों का वेलकम करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। ये री इन्वेस्ट कॉन्फ्रेंस का 4th एडिशन है। मुझे पूरा विश्वास है आने वाले 3 दिनों तक यहां एनर्जी के फ्यूचर, टेक्नोलॉजी और पॉलिसीज पर सीरियस डिस्कशन होगा। इस कॉन्फ्रेंस से हम जो एक दूसरे से सीखेंगे वो पूरी ह्यूमैनिटी की भलाई के काम आएगा। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि भारत की जनता ने 60 साल बाद लगातार किसी सरकार को 3rd टर्म दिया है। हमारी सरकार को मिले 3rd टर्म के पीछे भारत की बहुत बड़ी एस्पिरेशंस है। आज 140 करोड़ भारतवासियों को भरोसा है, भारत के युवाओं को भरोसा है, भारत की महिलाओं को भरोसा है कि उनकी एस्पिरेशंस को पिछले 10 साल में जो पंख लगे हैं वो इस 3rd टर्म में एक नई उड़ान भरेंगे। 140 करोड़ भारतीय भारत को तेजी से
टॉप 3 इकोनॉमीज में पहुंचाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं। इसलिए आज का ये इवेंट आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, एक बड़े विजन, एक बड़े मिशन का हिस्सा है। ये 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के हमारे एक्शन प्लान का हिस्सा है। और हम ये कैसे कर रहे हैं, इसका ट्रेलर थर्ड टर्म के हमारे पहले 100 डेज 100 दिनों के फैसलों में दिखता है। गुजरात भारत का वो राज्य है जिसने भारत में सबसे पहले अपनी सोलर पावर पॉलिसी बनाई थी। पहले गुजरात में पॉलिसी बनी, इसके बाद हम नेशनल लेवल पर आगे बढ़े। मैं एक बार फिर आप सभी को भारत की ग्रीन ट्रांजिशन में इन्वेस्ट करने के लिए आमंत्रित करता हूं। और आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए, मैं आपका फिर से एक बार, इस धरती में मैं पैदा हुआ, गुजरात ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, तो मेरा भी मन करता है कि गुजरात के मुख्यमंत्री के साथ साथ मैं भी आप सबके स्वागत में अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए, आप सबका धन्यवाद करते हुए, सभी राज्यों की भागीदारी के लिए मैं सभी राज्य सरकारों का भी आभार व्यक्त करता हूं। जिन मुख्यमंत्री यहां पधारे हैं उनका भी मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि ये हमारी समिट, इस समिट में होने वाला संवाद, ये हम सबको जोड़ेगा भी और हमें अपनी भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए जोड़ेगा। और आज भी ये समिट हमारे बाद दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। उतना बड़ा काम करने के लिए आप यहां आए हैं। महात्मा गांधी के नाम पर बने इस महात्मा मंदिर में आए हैं। मैं फिर एक बार आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किश्तवाड़ा की ये भूमि बलिदानियों की भूमि है। शाह ने इस क्षेत्र के शहीदों को याद किया और जम्मू कश्मीर की जनता से आतंकवाद को उस स्तर तक दफनाने का संकल्प लिया कि वह फिर न लौट पाए। वहीं शाह ने जम्मू कश्मीर चुनाव के विषय में कहा कि ये चुनाव दो ताकतों के बीच है और साथ ही धारा 370 का जिक्र करते हुए कहा कि अनुच्छेद 370 इतिहास बन गया है, वापस नहीं आ सकता और भारत के संविधान में अब धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं है। आज जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र अगर तिरंगे से सुशोभित है तो मैं इस भूमि के हमारे पूर्वजों को इसके लिए सत सत नमन करूं। फिर तो हमने वो दिन भी देखे, विभाजन के दिन देखे, 90 में आतंकवाद के दिन देखे। चंद्रकांत शर्मा हो या परिहार बंधु हो, वो सभी ने कुर्बानियां दी। मैं आज इस क्षेत्र के शहीद सभी भाइयों को याद कर आपके बीच में वादा कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। हमने वीडीटी और एसपीओ के तंत्र को मजबूत करने का काम किया है। 303 की पुरानी भारी राइफलों की जगह इनको एसएलआर से लैस कर रहे हैं और इसके साथ साथ एक ऐसी सुरक्षा ग्रिड भी खड़ी कर रहे हैं, जितने लोगों को आने की इच्छा हो कहीं से भी आ जाए, सबका अंत यही पहाड़ियों में करने का काम हमारी सेना और हमारे जवान करेंगे। भाइयों बहनों,
ये जो चुनाव है, ये चुनाव स्पष्ट रूप से दो ताकतों के बीच में, एक और एनसी और कांग्रेस है और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको बताकर जाता हूं, मोदी जी ने धारा 370 जो हटाई, वो अब इतिहास का पन्ना हो गई है। भारत के संविधान में धारा 370 के लिए कोई जगह नहीं है, कोई नहीं। झंडा एक ही होगा, हमारा प्यारा तिरंगा होगा और कोई नहीं। हम आज कह रहे हैं, ढेर सारे वादे हमने यहां पर करे बगैर काम किया है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बनाया, पाटर में ITI बनाया, 3 उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बनाई, पाटर में उप जिला अस्पताल बनाया और पाटर नागसेनी लद्दाख के झंस्कार को जोड़ने वाली सड़क का भी हमने निर्माण करने का निर्णय किया है। और आज मैं कहकर जाता हूं, हमारी जम्मू कश्मीर सरकार बनने के बाद मचेल माता यात्रा स्थान को राज्य सरकार बहुत अच्छे तरीके से विकसित कर भारत के पर्यटन के नक्शे पर रखने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, यहां पर हाइड्रो पावर का तोहफा भी आपको मिलेगा। पाडर में और किश्तवाड़ में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज हम बनाने वाले हैं। 130 नए टावर्स लगाए जाएंगे जो सुरक्षा बल और आपको कनेक्टिविटी देंगे। भाइयों और बहनों, चुनाव के लिए मतदान बड़ा जरूरी है और आप सभी लोग जिन कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, मैं आपसे एक वादा लेने आया। आप आपका, आपके परिवारों का और साथ में सारे रिश्तेदार दोस्तों का वोट जरूर करवाएंगे और कमल के निशान पर कराएंगे। मचेल माता के दरबार को प्रणाम कर मेरी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल ने जब से अपने इस्तीफे का ऐलान किया है, दिल्ली की सियासत तेज हो गई है। वहीं एक ही सवाल उठ रहा है कि दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस वार्ता कर कहा कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मुख्यमंत्री ईमानदारी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक घटना करार दिया। इसके साथ ही भारद्वाज ने यह भी कहा कि जनता के बीच भाजपा को लेकर काफी नाराजगी है। साथियों, कल का जो दिल्ली का घटनाक्रम हुआ, उसको पूरा देख के पूरा का पूरा विश्व सकते में है। आज दुनिया के हर कोने में ये बात हो रही है। भारत की गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में बात हो रही है। दिल्ली के हर पार्क में आज मॉर्निंग वॉकर्स यही चर्चा कर रहे थे कि इतिहास में कभी नहीं हुआ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर बेल पाने के बाद, जेल से निकल जाने के बाद खुद ये ऐलान कर रहा है कि अगर मुझे ईमानदार मानते हैं तो मुझे वोट दीजिएगा। देश में बहुत सारे चुनाव लड़े जाते हैं, लड़े गए हैं। जाति के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, धर्म के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं, भाषा के नाम पे चुनाव लड़े जाते हैं। ये पहला देश में चुनाव होगा जिसमें एक मुख्यमंत्री कह रहा है कि ईमानदारी के नाम पे इस चुनाव को लड़ा जाएगा। उस मुख्यमंत्री का विश्वास अपनी जनता पे है और अपनी ईमानदारी पे है कि वो मुख्यमंत्री कह रहा है कि मेरी ईमानदारी पे वोट दीजिएगा। ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है जो यहां पे हो रही है। अब दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं, इसकी चर्चा कल से बाजारों में, चाय की दुकानों पे, सुबह दूध लेने जाते हैं उन लोगों के बीच में, ऑटो वाले कहीं खड़े होते हैं तो उनके आसपास कुछ लोग बैठ जाते हैं, उनमें हर जगह चर्चा हो रही है। और यही चर्चा है मेट्रो में,
और अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने की जो कोशिश हुई, अरविंद केजरीवाल अकेले लड़के उससे बाहर आए हैं और उन्होंने इनके सारे षड्यंत्र कल फेल कर दिए जब उन्होंने कहा कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता के सामने अग्नि परीक्षा दूंगा। अगर जनता कहेगी कि हमारा मुख्यमंत्री ईमानदार है तो मैं इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना नहीं बैठूंगा। दिल्ली के लोगों के अंदर ऐसी उत्सुकता है कि चुनाव हो और हम वोट डाल के अरविंद केजरीवाल को कल ही दोबारा मुख्यमंत्री बने, ऐसी बेसब्री है आज दिल्ली की जनता के बीच में। एक आदमी वहां पे बैठा था, वो बोला, सर मुख्यमंत्री जी ने बहुत अच्छा किया कि जेल में रह के रिजाइन नहीं किया। अगर जेल में रह के रिजाइन करते तो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमारे दबाव में रिजाइन करना पड़ गया। मुख्यमंत्री जेल से बाहर आए और खुद अपनी मर्जी से रिजाइन किया। यह मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया। मोटे तौर पे जनता के बीच में जो बातचीत है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर जबरदस्त नाराजगी है। और नाराजगी इसलिए कि उनके द्वारा चुने हुए मुख्यमंत्री, जिस मुख्यमंत्री ने आईआईटी पास किया, आईआरएस का एग्जाम पास किया, इनकम टैक्स कमिश्नर थे, नौकरी को छोड़ के 10 साल तक झुग्गियों के अंदर समाज सेवा की हो, मुख्यमंत्री रहते हुए भी लगातार संघर्ष किया हो, लोगों को मुफ्त बिजली दी हो, पानी दिया हो, अस्पताल दिए हो, स्कूल दिए हो, मोहल्ला क्लिनिक दिए हो, बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा दी हो, महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा दी हो, ऐसे मुख्यमंत्री के पीछे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सारी ताकत लगा दी। आज लोगों के मन में बहुत नाराजगी है कि एक ईमानदार आदमी के पीछे पूरी की पूरी केंद्र सरकार पड़ गई और उस बेचारे को जेल तक लेके गए। और वो आदमी जब जेल से बाहर निकला तो उसने सत्ता का सुख नहीं भोगा। उसने कहा कि मैं अब जनता की अदालत में जाऊंगा, जब तक जनता नहीं कहेगी तब तक इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। एक नैतिकता के नाम पे, एक जनता के हाथ में अपनी पूरी की पूरी बागडोर देने के नाम पे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दिया है। और अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है जनता वापस बिठाएगी तो इस कुर्सी पे बैठूंगा, वरना इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। देहरादून में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कब्जा पत्र वितरण एवं ऊर्जा विभाग की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पिटकुल की एडीबी वित्त शोषित 5 परियोजनाओं एवं यूपीसीएल की परियोजनाओं, गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में केंद्र शोषित आरडीएसएस योजना के अंतर्गत 16 लाख स्मार्ट मीटरों के स्थापना के कार्य व देहरादून शहर के प्रमुख मार्गों की विद्युत लाइनों को भूमिगत किए जाने के कार्यों का शुभारंभ आज किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्मित लक्ष्मी आवास योजना शिकारपुर, रुड़की, हरिद्वार के भवनों के 101 लाभार्थियों को चाबी सौंपी। साथ ही प्रदेश हित में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया है। मैं आज इस अवसर पर आप सभी का अपनी ओर से यहाँ पर स्वागत करता हूँ। इस शुभ दिवस पर मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आप सब के बीच आकर राज्य की विकास की दिशा में ये अनेक जो योजनाएं हैं उनकी सौगात देने का, उनका शिलान्यास का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाई बहनों, आज हम पिटकुल की 132 केवी और 220 केवी की 5 अत्याधुनिक
GIS गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन उपकेंद्रों की आज आधारशिला रखने जा रहे हैं। साथ ही आज हम UPCL की 2 अत्यंत ही महत्वपूर्ण योजनाओं का भी शुभारंभ करने जा रहे हैं, जिसमें देहरादून शहर में सभी प्रमुख मार्गों की विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। साथ ही हम प्रदेश की करीब 16 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर की भी आज सौगात देने जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में 101 लाभार्थियों को उनके अपने घरों की चाबियां सौंपने का सौभाग्य भी आज ही के दिन प्राप्त हो रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनने के बाद आवास विहीन ऐसे गरीब परिवारों के लिए, विशेषकर हमारी मातृशक्ति महिलाओं के लिए, उनको जो लखपति दीदी बनाने का अभियान लिया है, जो उनको चाबियां सौंपने का, उनको घरों का मालकिन बनाने का जो लक्ष्य रखा है, उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पूरे देश के अंदर इस योजना में अभी तक 4 करोड़ लोगों को लगभग मकान मिल चुके हैं और उत्तराखंड में भी ये काम हमारा बहुत तेजी से चल रहा है और अभी तक 61,855 घरों की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार के अनुरोध पर हमारे राज्य के लिए भी, यहाँ के लिए भी कर दी गई हैं। आज के दिन को यादगार बनाने के लिए पुटकुल, UPCL और आवास विभाग परिषद की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इन परियोजनाओं को साकार करने के लिए अथक परिश्रम किया है। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि 5 नवंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। यानी कि ये दशक, आने वाले 10 साल, ये हर दृष्टि से उत्तराखंड के हैं और उत्तराखंड इन 10 सालों में उन्नति और प्रगति के शिखर पर होगा। यानी कि हर क्षेत्र में उत्तराखंड देश के श्रेष्ठ राज्यों में होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस कथन को चरितार्थ करने के लिए हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने जो विकल्प रहित संकल्प लिया है, उसके मूल मंत्र के साथ देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में हम निरंतरता से कार्य कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है इन 4 योजनाओं के आज शुभारंभ से प्रदेश में न केवल बुनियादी सुविधाएं और संसाधनों में व्यापक सुधार होगा, बल्कि जनता के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में कारगर सिद्ध होंगी। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश में शहर से लेकर सुदूरवर्ती जो हमारे पर्वतीय गांव तक बिजली पहुंचाने का जो सपना है, उसको साकार करने की दिशा में निरंतरता से कार्य कर रही है। हर जगह विद्युत पहुंचे, अन्य सुविधाएं पहुंचे। आज पिटकुल की नई परियोजनाओं का शिलान्यास उसी दिशा में एक बहुत ही अहम कदम है और इन परियोजनाओं से राज्य में बिजली की आपूर्ति और वितरण व्यवस्था में और सुधार होगा। विशेष रूप से पहाड़ी और दूर दराज के क्षेत्रों तक बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित होगी, जिससे वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर और सरल और समृद्ध बनेगा। इन परियोजनाओं के लिए कुमाऊं क्षेत्र में 290 करोड़ रुपए से अधिक और गढ़वाल क्षेत्र में 224 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर इन उपकेंद्रों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके माध्यम से राज्य में बेहतर बिजली व्यवस्था द्वारा उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के लिए भी नए अवसर उत्पन्न होंगे। आज हम केंद्र सरकार द्वारा पोषित RDSS योजना के अंतर्गत विद्युत क्षेत्र में आधुनिकीकरण की एक बहुत बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। इस योजना के तहत करीब 2027 करोड़ की लागत से लगभग 16 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनंत चतुर्दशी के मौके पर त्रिपुरा में सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि ये क्षण बेहद महत्वपूर्ण है। यह ऐसे समय में हो रहा है जब त्रिपुरा में डबल इंजन की सरकार है और डबल स्पीड के साथ त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। इस पूरे कार्यक्रम के आयोजक और संयोजक श्री चित्त महाराज को अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने पूज्य गुरुदेव श्री श्री
शांति काली महाराज की स्मृति को, उनके संकल्प को इस भव्य मंदिर के रूप में, मां सिद्धेश्वरी मंदिर के रूप में यहां पर स्थापना का कार्य संपन्न करके आज इस पूरे मंदिर को त्रिपुरा क्षेत्र की जनता के लिए मां त्रिपुर सुंदरी की कृपा के साथ साथ मां सिद्धेश्वरी का भी कृपा उन पर बरसेगी। यह अपने गुरु के संकल्प को आपने आगे बढ़ाया है, इसके लिए मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आपको मैं कोटि कोटि बधाई देते हुए आप सबके प्रति भी मंगलमय शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। ये हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्षण है कि हम त्रिपुरा के इस पश्चिमी क्षेत्र में मां सिद्धेश्वरी के इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन समारोह के साथ आज यहां पर पूज्य संत श्री श्री शांति काली महाराज की स्मृतियों के लिए भी आज उन्हें स्मरण करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं। और यह एकत्रीकरण ऐसे समय में हुआ है जब एक ओर हम त्रिपुरा के अंदर एक लोकप्रिय सरकार के सानिध्य में, जो डबल इंजन की सरकार है, डबल स्पीड के साथ विकास और त्रिपुरा के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है, तो दूसरी ओर हम सबके सामने धार्मिक क्षेत्र में भी हो रही प्रगति जहां हमारे लिए उल्लेखनीय है, लेकिन वहीं बगल में आपकी हजारों किलोमीटर से जुड़ी हुई सीमा के अंदर जो हमारे बंधुगण रह रहे हैं उनकी क्या स्थिति है, यह आप सबसे किसी से भी छुपी हुई नहीं है। बहनों और भाइयों, हम सबको इस बारे में ध्यान रखना होगा। धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, लेकिन अगर आप अपने स्वार्थ के लिए उस धर्म का बलिदान कर रहे हैं तो वह धर्म भी आपके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करेगा। हमारी सनातन मान्यता रही है, यतो धर्मस् ततो जय, और यही हम सब की शिक्षा है। हम सब आज एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में पूरे देश के अंदर उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम एक मजबूत भारत के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प, उनका सामर्थ्य और उनकी विजनरी लीडरशिप हम सबको एक नई यात्रा के साथ आगे बढ़ा रही है। एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के लिए पूज्य संतों के सानिध्य में उनके संकल्पों के साथ आगे बढ़ते हुए हम डबल इंजन सरकार के कार्यों को मजबूती के साथ जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। मां त्रिपुर सुंदरी, मां सिद्धेश्वरी देवी और यहां पे पूज्य संत शांति काली महाराज के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबको इस पूरे अभियान के प्रति, इस पूरे कार्यक्रम के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। चित्त महाराज को हृदय से अभिनंदन करता हूं और यहां की सरकार को भी, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के साथ त्रिपुरा काउंसिल के हमारे यहां पे त्रिपुरा के महाराज यहां पर आए हैं, इनको भी, इनकी पूरी टीम को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए कि वे निरंतर त्रिपुरा के विकास के साथ मिलकर के हम उन सपनों को साकार करें जो एक सुरक्षित और समृद्ध त्रिपुरा की परिकल्पना को साकार कर सकता हो। वह परिकल्पना डबल इंजन की सरकार करके दिखाएगी। आज के इस अवसर पर आप सबको मैं मां त्रिपुर सुंदरी और मां सिद्धेश्वरी का आशीर्वाद और उनकी कृपा निरंतर प्राप्त होती रहे। शांति काली महाराज का आशीर्वाद आप सबके ऊपर बना रहे, इस कामना के साथ इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र
ही हम